नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के बारे में। और आज का लेक्चर हिंदी में होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा आप जानते हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट जो है वो आपका हर 2 साल में निकलती है, ठीक है। और इसमें वन से संबंधित ढेर सारे तथ्य अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर जो आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, जिसको इंग्लिश में द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको MOEFCC के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा हर 2 साल में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। और उसके अधीन एक संगठन है जो जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको शॉर्टकट में अगर बात करें तो ISFR के नाम से जाना जाता है, ISFR के नाम से जाना जाता है। तो वन से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है वो आपका ISFR है, जिसको भारतीय वन सर्वेक्षण कहते हैं। तो यही आपका सर्वेक्षण करके, ठीक है, सर्वे करके आपका ये रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपता है और मंत्रालय इसको जारी करता है। तो जो आपका बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आपका ये भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट जारी करता है, प्रकाशित करता है, वो कब से शुरू किया है। तो 1987 से भारतीय वन स्थित रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से, मतलब पर 2 ईयर में, पिछला जो रिपोर्ट आया था 2017 में आया था, इसके बाद आपका 2019 में रिपोर्ट आया। तो लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 में है। इस समय के जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आप जब तक कि 2021 का नया रिपोर्ट नहीं आता तब तक ये, क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका पूछना जायज है। कोई ना कोई एस्पेक्ट जरूर पूछेगा जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब एक तथ्य जानते हैं। तो पहला तथ्य है कि 16th रिपोर्ट है ये। 1887 के बाद 2019 में जो ये रिपोर्ट आई है, तो ये आपका 16वां रिपोर्ट है। इस तरह का 16th रिपोर्ट है, मतलब 15 रिपोर्ट इसके पहले भी आ चुके हैं। इसमें नई क्या बात है कि इसमें जो आपका सर्वे के लिए नई प्रणाली यूज की गई है, जो आपका टेक्निक यूज की गई है, वो है आपका भारतीय उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का उपयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि लगभग 2200 से अधिक स्थानों में आंकड़े लिए गए और उसके आधार पे पूरा एनालिसिस किया गया है, स्टैटिस्टिक्स पे बेस एनालिसिस की गई है। तो उन्हीं को हम देखते हैं, आपका पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा जो फैक्टर है वो आपका बढ़ा या फिर कौन सा फैक्टर कम हुआ, उन सारी की जानकारी लेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि इस बार आप जानते हो कि जब ये रिपोर्ट जारी होता है, ठीक है, तो रिपोर्ट में कई तरह की बातें की जाती हैं, कई चैप्टर इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज इसका पूरा विवरण रहता है। तो यहाँ पे वनों के प्रकार और जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी का एक अलग चैप्टर इसमें आपका ऐड किया गया है 2019 की रिपोर्ट में। लेटेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। आपकी एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका अच्छा तथ्य है, इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। 2019 का जो रिपोर्ट है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, या फिर ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, या फिर किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसकी भी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप समझिए कि 16 मुख्य वर्ग हैं जिसपे वर्गीकृत किया गया है इसको, ठीक है, डिवाइड किया गया इसको। तो चैंपियन एंड सेठ वर्गीकरण, इसको किस नाम से जानते हैं, चैंपियन एंड सेफ वर्गीकरण। तो थोड़ा सा यहीं पे हम चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले 1936 में, मतलब आजादी के पहले की बात है, कि हैरी जॉर्ज चैंपियन नाम के एक आदमी थे, ठीक है, जिन्होंने भारतीय वनस्पति वर्गीकरण के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया था, ठीक है। और स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ फैक्ट निर्धारित किए थे, उसी पे आपका ये चैंपियन वर्गीकरण बेस्ड है। लेकिन अब फिर से आप समझेंगे कि यहाँ पे 2 लोगों का नाम कैसे आया। 1968 में उन्होंने पुनः प्रकाशित किया, मतलब कुछ और तथ्यों को भी इन्होंने देखा, उसको स्टडी किया, और उसके बाद एक बार दोबारा पब्लिश किया 1968 में, ठीक है। और उसमें उन्होंने किन किन बातों की का डिस्कशन किया, स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया, किसकी, पौधों के स्ट्रक्चर का, प्लांट्स जो होते थे, चाहे प्लांट्स का लीजिए चाहे ट्रीज का लीजिए, तो उनके स्ट्रक्चर का, उनके आकृति का और पादप के स्वरूप का, ठीक है, ये सारी चीजों का वो क्या करते थे, उस पर बेस्ड क्या करते थे, स्टडी करते थे, और उसी को उन्होंने पब्लिश किया था। कब, 1968 में, जो लेटेस्ट रिपोर्ट इन्होंने दी थी, चैंपियन और सेठ वर्गीकरण जिसको हम बोल रहे हैं, इसके बारे में भी आप जानना चाहिए आपको। अब बात करते हैं कि इसमें 16 वर्ग, मतलब अलग अलग फैक्टर पर डिस्कस किया गया था, और इसमें उपवर्गों की संख्या 221 है, मतलब ये पौधों के आधार पर इन्होंने इसको स्टडी की थी। अब बात करते हैं कि जो आपका लेटेस्ट 2019 का 2019 का सर्वे है, उसमें एक अलग बात है, उसको समझते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उसने एक फैक्टर का स्टडी किया है जिसको हम एबव ग्राउंड बायोमास के नाम से जानते हैं। इसका इन्होंने आंकलन किया है, ठीक है, और कह सकते हैं आपकी इसको एस्टिमेट किया है कि एबव ग्राउंड पे कितना बायोमास है, ठीक है। और इसको किसके साथ किया गया, इसरो के साथ किया गया, ठीक है। ये आपका वैज्ञानिक संगठन है हमारे देश का, और इसरो के साथ मिल करके इन्होंने एक राष्ट्रीय परियोजना चलाई जिसमें इन्होंने एबव ग्राउंड बायोमास का इन्होंने स्टडी किया, कंप्लीट स्टडी किया। अब फिलहाल आ जाते हैं 2019 का, ये आपका जो स्टडी रिपोर्ट है वो क्या कहती है, वन रिपोर्ट क्या कहती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख तथ्य आप समझिएगा कि एक मैं भौगोलिक क्षेत्र का नाम लूंगा बार बार, तो उसको आप समझिए जियोग्राफिकल एरिया, अगर इंग्लिश वाले समझेंगे तो उसको जियोग्राफिकल एरिया के नाम से जानेंगे। तो वन और वृक्ष के जो क्षेत्र हैं वो लगभग 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया की बात की जा रही है, तो किलोमीटर स्क्वायर में होगा। और ये लगभग पूरे देश का 24.56% ऑफ पूरा जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष क्षेत्र अगर मिला दिया जाए तो 24.56% आता है। लेकिन अगर कुल वनावरण क्षेत्र कहा जाए, कुल अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें,
इसका मतलब कि हर फॉरेस्ट, हर पेड़ जो है, जहां भी पेड़ पाया जाता है जरूरी नहीं है कि वो फॉरेस्ट हो। तो केवल अगर फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो वो लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, और ये हमारे भौगोलिक जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 21.67% है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बात किया जाए कि कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, वृक्षावरण क्षेत्र में, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन वृक्षावरण क्षेत्र, तो आपका 2.89% हुआ। जबकि अगर वनाच्छादित क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें जो वृद्धि हुई 1.29% का। ये कहां से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? 2017 का जो रिपोर्ट आया है उससे सारे कंपैरिजन दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करें अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों को कंबाइन कर दें तो कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुई? पहली बात तो वृद्धि हुई, ये यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 0.65% का आपका इंक्रीमेंट हुआ, तो 5188 आया। और किसका? टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, मतलब कि जितना भी आपके पास जियोग्राफिकल एरिया में वन पाए जाते थे, जैसे वन क्षेत्र की मैंने बात की, टोटल इतना परसेंट। तो अगर इसको 100% मान लें, अगर पूरे फॉरेस्ट के एरिया को 100% मान लें, तो केवल 0.65% आपका वनावरण और वृक्षावरण, ठीक है, मतलब प्लांटेशन की जगह पे या फॉरेस्ट की जगह आपका 0.65% दोनों कंबाइंड फॉर्म में बढ़ी है। अब मिजोरम की बात करते हैं, तो मिजोरम सबसे अधिक परसेंटेज वन रखने वाला, फॉरेस्ट रखने वाला प्रदेश है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मेघालय है, परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ। फिर मणिपुर है जो 75% रखता है, फिर नागालैंड है। तो इस तरीके से हमें जाना है कि परसेंटेज वाइज सबसे अधिक मिजोरम का है और 5वें नंबर पे नागालैंड है। इसी तरह से आपका चलता चला जाता है। अब बात करते हैं कि अगर टोटल एरिया के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, तो टोटल एरिया के हिसाब से कौन सा प्रदेश सबसे आगे होगा? तो एमपी जो है, एमपी में सबसे अधिक वन पाया जाता है आज के डेट में हमारे देश में। फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम यहाँ पे 66,688 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये आपका सेकंड नंबर पे आता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ आता है तीसरे नंबर पे, उड़ीसा चौथे नंबर पे आता है, उसके बाद महाराष्ट्र 5वें नंबर पे आता है। मतलब फॉरेस्ट एरिया के लेवल पे, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज ये पीछे चले जाते हैं, बल्कि आपका मिजोरम सबसे आगे आ जाता है। अब वन क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ 2 साल में, 2 ईयर्स में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट करने वाले स्टेट के नाम पढ़ते हैं। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, आपको कंपेयर करा देगा, आपकी छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखिए, बड़े से छोटे ऑर्डर में लिखिए। तो कर्नाटक ने सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किया, लगभग 1025 किलोमीटर स्क्वायर का। उसके बाद आपका एपी है, फिर केरला है, फिर उसका जम्मू कश्मीर है, JNK है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश है। तो यही आपका जो वृद्धि परसेंटेज है, तो वो आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का। आप बार बार एक नाम पढ़ोगे, RFA। किसका नाम पढ़ोगे? पहली बात तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसको हम RFA के नाम से जानते हैं। तो RFA बार बार पढ़ोगे तो ये ऐसी भूमि होती है जिसे किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन में अधिसूचित किया गया हो। मतलब कोई भी सरकारी अधिनियम लगा करके, कोई भी एक्ट लगा करके, या कोई रूल के हिसाब से जिसे आपका वन घोषित किया गया हो, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। मतलब सरकार के रिकॉर्ड में जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी बात की जा रही है। तो आप ये समझिए कि ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि का मतलब क्या हुआ कि जो गीली भूमि होती है, आर्द्र मतलब क्या? जिसमें कि पानी की मात्रा थोड़ी हो, ऐसा भूमि जिसमें पानी की मात्रा हो, तो आर्द्र भूमि को भी हमने RFA में शामिल किया है। किसमें? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 2019 में भी शामिल किया है। ये तथ्य आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात करते हैं कि जो हमारे देश में टोटल RFA आया, ठीक है, अगर हमने उसको पूरा स्टडी किया तो पता चला कि 2017 के कंपैरिजन में 0.05%, कितना? 0.05% की कमी आई है, ठीक है। और जो आर्द्र भूमि है, ठीक है, और ह्यूमिड सॉइल की बात किया जाए तो आपका RFA के 3.83% कवर करता है। मतलब जितना RFA का एरिया अगर मान लीजिए 100 है, तो उसमें से 3.83% जो आपका है वो आपका आर्द्र भूमि पाई जाती है। इसके बाद आपका अगर RFA बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा आपका RFA है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका होएगा कि भारत में कार्बन का स्टॉक कितना है। सो इंग्लिश में टोटल कार्बन स्टॉक इन इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट में कार्बन स्टॉक कितना है उसको आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फैक्ट जान लेते हैं। तो कुल कार्बन स्टॉक जो आपका भारत के वनों में पाया जाता है वो आपका लगभग 7142.6 मिलियन टन है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, कई एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अब पूछता है कुछ ऐसा है, कुछ थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा नहीं पूछेगा, अगर बड़ी एग्जाम आप दोगे उसमें ऐसे पूछेगा कि परसेंटेज वाइज कितना इंक्रीज किया, या फिर आपसे पूछेगा कितनी एरिया बढ़ी या घटी, कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो 2017 के कंपैरिजन में तुलना की जाए तो लगभग 42.6 जो आपका मिलियन टन है, जो आपका मिलियन टन है उसमें वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, सही है क्या? अगर एनुअल वार्षिक कार्बन स्टॉक में अगर वृद्धि की बात की जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की कि 2 साल में आपका 42.6 मिलियन टन बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 21.3 मिलियन टन, ठीक है। तो 21.3 मिलियन टन बढ़ा, ठीक है। लेकिन जितना कार्बन बढ़ा जरूरी नहीं है कि उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका उतना बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है जिसको आप समझना है आपको, कि मतलब 21.3 मिलियन टन आपका एनुअल क्या बढ़ता है? कार्बन। तो CO2 कितना बढ़ेगा? तो इसमें थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपका परमाणु भार होता है, कार्बन कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 16 दूना 32, तो 12 + 32 कितना हुआ? 44 हुआ। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। तो किसी भी चीज का 12 भाग 21.3 है, तो 44 पार्ट कितना होगा? वो आपका होगा 78.1 मिलियन टन होगा।
तो कहने का मतलब कि कार्बन स्टॉक निकालने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे भारतीय वनों में कितनी क्षमता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक समझौता होता है, समझौते के तहत आपको हर साल उतना रिड्यूस करना पड़ता है। उसका अलग से मैं कार्बन स्टॉक का वीडियो आपको बना दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो। लेकिन अभी के लिए जानकारी रखिए कि कार्बन स्टॉक की तुलना इसलिए ही की जाती है जिससे आपको पता चल सके कि हमारे भारतीय वनों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कितनी है। तो लगभग 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है, ठीक है, इक्विवेलेंट है। अब बात करते हैं कि भारत के वनों में मृदा जैविक कार्बन जो है, ठीक है, मतलब सॉइल बायोटिक आप इसको बोल सकते हो, कार्बन जो है आपका कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं। आप ये भी जानते हो कि कार्बन जो है अलग अलग तरीके से हमारे जमीन पे पाए जाते हैं या फिर हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो आपका जो मृदा जैविक कार्बन है उसकी भूमिका सबसे अधिक है। ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं कि मृदा जैविक कार्बन जो है वो है कितना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 4004 मिलियन टन के आसपास आपका मृदा जैविक कार्बन पाया जाता है। अब जिसको इंग्लिश में आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, जिसको हम मृदा जैविक कार्बन के तौर पे जानते हैं, भारत के वनों के कुल कार्बन का लगभग 56% है। हमें जितना कार्बन स्टॉक मिलता है, क्योंकि उसी से तो हम CO2 का एस्टिमेशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एस्टिमेशन करने के लिए कार्बन का स्टॉक का पता लगाना जरूरी है। तो 56%, 56% मतलब आधे से लगभग थोड़ा सा ज्यादा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसकी मात्रा पाई जाती है। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि बांस क्षेत्र हमारे वन रिपोर्ट के हिसाब से कैसे वृद्धि हुई है। तो भारत में जो बांस की भूमि है वो लगभग आपका इतना किलोमीटर अनुमानित है, कितना 1.6 लाख किलोमीटर। इसको आप शॉर्टकट ऐसे समझो, अगर आपको 160037 पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो आप लगभग 1.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, लेंथ का स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो ये आपका अनुमानित किया गया है। ISFR 2017 से अगर तुलना की जाए, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो बांस की भूमि में वृद्धि हुई है वो लगभग 3229 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर इसको केवल आप कितना लिख सकते हो कि 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसको भी आप चेंज कर लो, 1.6 इंटू 10⁵ अपॉन 3.2 इंटू 10⁻³। देखिए अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये आपका हो जाएगा 0.5 और ये आपका यहाँ से 100 मतलब 50% की वृद्धि हुई है। 5% की आपकी वृद्धि होगी, 50% कहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका टेक्निक लगाकर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब अलग तरीका, एक्चुअली इसको डिवाइड करना पड़ता। हमने यहाँ पे क्या किया कि 3.2 से अगर आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल समझते हैं, 3.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻³ तो 16 2 आपका ये हो जाएगा, और यह 5 टाइम्स है तो 2/100 एक्चुअली ये 2% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया, फिलहाल इसको मैथमेटिकल आपको जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी रखेंगे, ठीक है। कभी भी आपसे कंपेयर करेगा तो आप निकाल भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैंग्रोव की बात करें, ठीक है, तो ऐसी वनस्पतियां जो हैं 2017 का जो आपका आंकलन है, जो रिपोर्ट कहती है, उसके हिसाब से 54 किलोमीटर स्क्वायर लगभग 1.1% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। डायरेक्ट आंकड़ा रखिए, मैंग्रोव के बारे में कभी ना कभी आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि ये फैक्ट जो होते हैं वो एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब थोड़ी सी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं। तो भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के जो आपका वनावरण है, मतलब जो फॉरेस्ट है, वो लगभग 2.84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा सा रखेंगे, 2.84 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो 2.84 लाख किलोमीटर स्क्वायर लगभग है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, अगर पहाड़ी क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर मैं 100 ले लूँ, अगर 100 यूनिट ले लेता हूँ, तो उसमें 40 यूनिट के करीब, 40.3 यूनिट के करीब जो है वहाँ पे वन पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका आंकड़ा है हमारे देश का उससे ज़्यादा है, तो अच्छी बात है। अब ISFR 2017 के रिपोर्ट के अनुसार 144 जो पहाड़ी जिले हैं, ठीक है, 144 पहाड़ी जिलों का जो अब हमने एस्टिमेशन जारी किया, उसमें लगभग 0.19%, इसको थोड़ा सा एस्टिमेट करोगे तो 0.2% का बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है। समझिएगा ध्यान से कि 144 पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी वन था 2017 में, उसकी तुलना में 0.2% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब पहाड़ी क्षेत्र के बाद जनजातीय क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो आपका पॉवर्टी लाइन से नीचे है, या फिर जिस तरीके से आप जनजाति को डिफाइन करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, उससे कर लीजिए। और उसको समझिए कि लगभग 4.22 लाख किलोमीटर स्क्वायर जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। मैंने पहाड़ी क्षेत्र कितना बताया था, 2.84 बताया था क्या। तो जनजाति जो आपका क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो है, वो आपका बल्कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पहाड़ी क्षेत्रों के। आप समझिएगा कि कुल 37.54% भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो पता है कि जनजातीय क्षेत्र में से जितना भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है उसका 37.54% है, ठीक है क्या। और इन जिलों में जो कमी आई है, इसमें कमी आई, सबसे बड़ी चीज़ क्या आप ध्यान से समझिएगा कि हमेशा हर जगह आप देख रहे हो कि बढ़ोतरी हो रही है। ये एक ऐसा फैक्टर है कि जनजातीय क्षेत्र में वनों के परसेंटेज में कमी आई है। कितना कमी आई है, 741 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है, ठीक है क्या। लेकिन एक बात और है, कमी आई कैसे, हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं हो जिसके तहत उनको घर दिया जाना रहा हो, या फिर उनके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क हो वो बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे फिर हॉस्पिटल बनाना हो। तो इसके लिए ऐसे क्षेत्रों में विकास के लिए भी आपको वन काटे जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको फुलफिल करने के लिए
इस मार्जिन को फुलफिल करने के लिए इसके बाहर, मतलब इन जिलों के बाहर लगभग 1922 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया को बढ़ाया भी है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे उसको लगभग डबल से भी ज़्यादा कवर किया है। ठीक है, और हमारे मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना भी जरूरी है, उनका विकास भी जरूरी है, लेकिन आपका वनों पे हानि ना हो उसकी भी जिम्मेदारी हमारे पास है। अब उत्तर पूर्व की स्थिति देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा आपका थ्रेड में चला जाता है। कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो उसमें इसको थ्रेड पे रखते हैं। ठीक है, हम इस पर बहुत विशेष नजर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कुल क्षेत्र जो आपका वनावरण है वो लगभग 1.7 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास बैठता है। और इन क्षेत्रों में जो वनावरण है, जो आपका फॉरेस्ट है, वो लगभग यहाँ के कुल क्षेत्रफल का 65% है। अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन दिक्कत यह है कि 0.45% की कमी आई है। पीछे का रीजन सेम है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे विकास कम हुआ, डेवलपमेंट कम हुआ, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनके विशेष ध्यान देती है। तो उसके लिए उनको जमीन चाहिए, और जमीन कहाँ से मिलेगी? जमीन तो आपको कहीं ना कहीं आपको वनों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि एस्टिमेट करने की कोशिश करती है कि कम से कम जमीन खराब हो। अब बात करते हैं कि जो आपका लकड़ी के ईंधन पर आश्रित प्रदेश हैं, उनके हिसाब से कौन सा प्रदेश नंबर 1 पे जाता है, कौन सा प्रदेश थोड़ा नीचे रह जाता है, उसकी बात करते हैं। तो समझिएगा कि वनों में जो ईंधन पर आश्रय है, मतलब लोग क्या करते हैं कि वहां पे जंगल से जाकर लकड़ियां काटते हैं, तो उसमें जो आश्रय है वो सबसे अधिक महाराष्ट्र का है। ऐसा प्रदेश जो कि वनों पर ईंधन पर आधारित है वो आपका महाराष्ट्र है। दूसरी बात, अगर हम वन से चारा ले जाने की बात करें या बांस ले जाने की बात करें, तो उस पर जो सबसे अधिक आश्रित प्रदेश है वो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब लास्ट में एक और फैक्ट पढ़ेंगे और यहीं पे आपका खत्म करेंगे। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसमें है कि 21.4% क्षेत्र जो वन है वो आपका आग से प्रभावित क्षेत्र है। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में कभी न कभी आग लगी हुई है या फिर संभावना रहती है कि आग लग जाएगी। तो मतलब 100% वनों में से 21.4% है जो आपका फायर प्रोन है। ठीक है, यहाँ पे बहुलता रहती है कि कभी भी आग लग सकती है। ठीक है, जंगल की आग बहुत तेज फैलती है, तो आपने कहावत भी सुनी होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सा कोई ऐसा फैक्टर है जो आप और डिस्कस करना चाहते हो, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।